एक पक्ष ने कहा, अरे हम मम्मी से डीएनए निकाल सकते हैं। दूसरे पक्ष ने कहा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। उनका कहना था कि डीएनए 600 साल से अधिक समय तक टिक नहीं सकता। हजारों वर्षों तक मिस्र ने अपने इतिहास पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। फराओ शासकों ने अपने इतिहास को पत्थरों पर उकेरा, और पत्थर झूठ नहीं बोलता। लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा खोज निकाला जिसे पत्थर छिपा नहीं सकता। जब मिस्र के सबसे प्रसिद्ध शासकों की ममी के डीएनए का परीक्षण किया गया तो परिणाम आधिकारिक कहानी से मेल नहीं खाए। शाही वंश उतना शुद्ध नहीं था जितना मिस्र दावा करता था। विदेशी वंश उन जगहों पर भी पाया गया जहां नहीं होना चाहिए था, और अचानक मिस्र ने स्वतंत्र परीक्षणों की अनुमति देना बंद कर दिया। डीएनए से क्या पता चला? मिस्र वैज्ञानिकों को दोबारा जांच करने से क्यों रोक रहा है? आइए हम उस आनुवंशिक सच्चाई को उजागर करें जिसे मिस्र मानने से इनकार कर रहा है। मिस्र द्वारा नियंत्रित डीएनए परीक्षण। फरवरी 2010 में जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने मिस्र विज्ञान के इतिहास में सबसे बहुप्रतीक्षित वैज्ञानिक पत्रों में से एक प्रकाशित किया। तुतनखामुन समेत 11 शाही ममियों के डीएनए परिणामों ने आखिरकार मिस्र के सबसे प्रसिद्ध राजवंश के आनुवंशिक रहस्यों को उजागर कर दिया, या कम से कम शीर्षक में तो यही कहा गया था। इस अध्ययन का नेतृत्व उस समय मिस्र के सबसे शक्तिशाली पुरातत्व अधिकारी जाही हवास ने किया था, और इसमें मिस्र और अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की एक टीम ने कड़ी सरकारी निगरानी में काम किया था। इन खोजों ने वैश्विक स्तर पर सुर्खियां बटोरी। तुतनखामुन के माता पिता की पहचान हो गई, आनुवंशिक रोगों की पुष्टि हुई, पारिवारिक रिश्ते जिन पर इतिहासकार दशकों से बहस कर रहे थे अचानक आणविक साक्ष्यों के माध्यम से सिद्ध हो गए। लेकिन मीडिया ने इस बात पर जोर नहीं दिया कि मिस्र ने शोध के हर पहलू को कितनी सख्ती से नियंत्रित किया था। मम्मी का परीक्षण मिस्र की प्रयोगशालाओं में मिस्र के उपकरणों का उपयोग करके और मिस्र की देखरेख में किया गया था। टीम में शामिल विदेशी वैज्ञानिकों की अवशेषों तक सीमित पहुंच थी, और नमूनों को एकत्र करने या संसाधित करने के तरीके पर उनका कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कच्चा आनुवंशिक डेटा कभी भी सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया, और न ही सत्यापन के लिए बाहरी शोधकर्ताओं को उपलब्ध कराया गया। वैध वैज्ञानिक अध्ययनों में, विशेषकर असाधारण दावे करने वाले अध्ययनों में, कच्चे डेटा को निष्कर्षों के साथ प्रकाशित किया जाता है। अन्य प्रयोगशालाएं इसकी समीक्षा कर सकती हैं, इसका परीक्षण कर सकती हैं और निष्कर्षों को दोहराने का प्रयास कर सकती हैं। विज्ञान की विश्वसनीयता इसी तरह बढ़ती है। मिस्र ने ऐसा कभी नहीं किया। इस अध्ययन में आनुवंशिक संबंधों और रोग चिह्नों का सारांश शामिल था, लेकिन संपूर्ण अनुक्रमण डेटा नहीं था जिससे स्वतंत्र विश्लेषण संभव हो सके। जब शोधकर्ताओं ने इसका कारण पूछा तो जवाब हमेशा एक ही था। डेटा मिस्र का था और इसे व्यापक रूप से साझा करना शाही अवशेषों की सांस्कृतिक पवित्रता का उल्लंघन होगा। यह तर्क देखने में तो सम्मानजनक लग सकता है, लेकिन इससे एक गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। कच्चे आंकड़ों तक पहुंच के बिना मिस्र के स्वीकृत दायरे से बाहर कोई भी यह सत्यापित नहीं कर सकता कि निष्कर्ष सटीक हैं या पूर्ण। इसका अर्थ यह भी है कि अध्ययन में क्या शामिल किया जाए और क्या अनदेखा किया जाए, इस पर मिस्र का पूर्ण नियंत्रण बना रहता है। 2010 के अध्ययन में बीमारी और करीबी पारिवारिक संबंधों पर विशेष ध्यान दिया गया था। इसने पुष्टि की कि तुतनखामेन को मलेरिया और हड्डियों की बीमारी थी। इसने यह भी दिखाया कि उसके माता पिता भाई बहन थे। इसने 3 पीढ़ियों तक की आनुवंशिक वंशावली का पता लगाया। यह सारी जानकारी उपयोगी होने के साथ साथ सुरक्षित भी थी। इसमें कुछ भी विवादास्पद नहीं था, न ही ऐसा कुछ था जो शाही वंश के बारे में
मिस्र के पसंदीदा कथन को चुनौती देता हो। इस अध्ययन में शाही परिवार के डीएनए की तुलना अफ्रीका, भूमध्य सागर या निकट पूर्व के व्यापक जनसंख्या समूहों से नहीं की गई। इस तरह के विश्लेषण से पूर्वजों की गहरी जड़ों का पता चलता और मिस्र की सीमाओं से बाहर की आबादी से आनुवंशिक संबंध स्पष्ट होते। मिस्र ने लगातार इस तरह की व्यापक तुलना करने या इसकी अनुमति देने से इनकार किया है और वह किसी और को भी ऐसा करने नहीं देता। इसका औचित्य हमेशा अस्पष्ट होता है। अधिकारी कहते हैं कि यह अनावश्यक है, राजनीतिक रूप से संवेदनशील है या मृतकों के प्रति अनादरपूर्ण है, लेकिन ये स्पष्टीकरण जांच में खरे नहीं उतरते क्योंकि परीक्षण तो पहले ही हो चुका है। नमूने मौजूद हैं, तकनीक मौजूद है, जो चीज मौजूद नहीं है वह है अनुमति। मिस्र ने इस अध्ययन को कुछ खास सवालों के जवाब देने के लिए डिजाइन किया, जबकि अन्य सवालों से सावधानीपूर्वक बचा गया। इसने जनता की जिज्ञासा को शांत करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रकाशित की, लेकिन स्वतंत्र सत्यापन या गहन विश्लेषण के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं दी। यह पारदर्शिता नहीं है, यह नियंत्रण है। और जब कोई सरकार परीक्षण, नमूने, प्रयोगशालाओं, प्रकाशन प्रक्रिया और कच्चे डेटा को नियंत्रित करती है, तो वह उन मम्मियों द्वारा बताई जाने वाली कहानी को भी नियंत्रित करती है। मिस्र द्वारा 2010 में जारी किए गए डीएनए परिणाम गलत नहीं थे, वे बस अपूर्ण थे, और जिन हिस्सों को छोड़ दिया गया है वे शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हों। यूया, वो आदमी जो किसी से मेल नहीं खाता था। यूया को इतना महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए था। वह कोई फराव नहीं थे। उन्होंने कभी सेनाओं का नेतृत्व नहीं किया, न ही कभी अपने नाम से खुदे मंदिर बनवाए, लेकिन उनका डीएनए मिस्र के सबसे शक्तिशाली शाही राजवंश के आनुवंशिक केंद्र में स्थित है, और यही कारण है कि उन्हें नजरअंदाज करना असंभव है। उन्हें 1905 में राजाओं की घाटी में मकबरा के 546 में दफनाया गया था, जहां उनकी संपत्ति और सम्मान का स्तर इतना अधिक था कि उन्हें खोजने वाले पुरातत्वविदों को आश्चर्य हुआ। उनकी मम्मी आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से संरक्षित थी। उनका चेहरा अभी भी पहचाना जा सकता था। उनकी विशेषताएं स्पष्ट थीं, और वे विशेषताएं अन्य शाही मम्मियों से अलग थीं। प्रारंभिक शोधकर्ताओं ने इसे तुरंत पहचान लिया। यूया की खोपड़ी का आकार अलग था, उसके चेहरे की बनावट अलग थी, उसके बाल जो अभी भी उसकी मम्मी से जुड़े हुए थे, उनकी बनावट 18वीं राजवंश के मूल मिस्रवासियों की विशिष्ट दिखावट से मेल नहीं खाती थी। कुछ लोगों ने उसे विदेशी विशेषताओं वाला बताया। हालांकि आधुनिक मिस्र विज्ञानी अब इस वाक्यांश का प्रयोग करने से बचते हैं, क्योंकि इससे उसके वास्तविक मूल स्थान के बारे में असहज प्रश्न उठते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उनका पारिवारिक संबंध स्पष्ट था। यूया की पुत्री तेये मिस्र के सबसे शक्तिशाली फराओं में से एक अमेनहोतेप तृतीय की महान शाही पत्नी बनी, जिससे यूया अखेनातेन के दादा और तुतनखामुन के परदादा बन गए। उनका रक्त न केवल राज परिवार से जुड़ा था, बल्कि स्वयं राज परिवार का हिस्सा बन गया था। जब 2010 के डीएनए अध्ययन में यूया को परीक्षण की गई मम्मियों में शामिल किया गया, तो शोधकर्ताओं को उम्मीद थी कि उनकी आनुवंशिक प्रोफाइल शाही परिवार की वंशावली को समझने में मदद करेगी। अगर किसी के डीएनए से वंश में बाहरी प्रभावों का पता चल सकता था, तो वह यूया ही थे, क्योंकि उनका संबंध शाही परिवार से बिल्कुल अलग था। लेकिन प्रकाशित परिणामों में उनका जिक्र न के बराबर था। इस अध्ययन ने तेये से उनके संबंध की पुष्टि की और मातृवंश के माध्यम से तुतनखामुन से उनके आनुवंशिक संबंध का पता लगाया, लेकिन इसमें उनके डीएनए से उनके अपने पूर्वजों
या उनके लोगों की उत्पत्ति के बारे में क्या पता चलता है, इसका विश्लेषण नहीं किया गया। यह चूक आकस्मिक नहीं थी। यूया के आनुवंशिक मार्कर उस संकीर्ण मिस्री प्रोफाइल में फिट नहीं बैठते थे जिस पर अध्ययन जोर देने के लिए बनाया गया था, और उनकी पृष्ठभूमि को समझाने के लिए, विश्लेषण का विस्तार करने के लिए ठीक उसी तरह की व्यापक जनसंख्या तुलना की आवश्यकता होती जिसे मिस्र करने से इनकार करता है। अध्ययन के आंकड़ों की समीक्षा करने वाले कुछ शोधकर्ताओं ने एक और बात पर ध्यान दिया। यूया की आनुवंशिक प्रोफाइल में ऐसे मार्कर पाए गए जो नील घाटी के मूल निवासियों की तुलना में लेवांत और मेसोपोटामिया की आबादी में अधिक बार दिखाई देते थे। इन अवलोकनों की आधिकारिक तौर पर कभी पुष्टि नहीं हुई क्योंकि मिस्र कच्चे डेटा तक पहुंच को नियंत्रित करता है, लेकिन ये उन बातों से मेल खाते हैं जिनका अनुमान शारीरिक मानव विज्ञानी दशकों से उनकी मम्मी की उपस्थिति के आधार पर लगाते आ रहे थे। यदि यूया में विदेशी वंश का महत्वपूर्ण अंश था, तो उसके वंशजों में भी ऐसा ही था। ते ने अपने जीन अखेनातेन को दिए, अखेनातेन ने उन्हें तुतनखामुन को दिया। यूया द्वारा लाया गया विदेशी रक्त गायब नहीं हुआ, यह पीढ़ियों तक शाही वंश का हिस्सा बना रहा। मिस्र ने इस मुद्दे पर कभी सीधे तौर पर बात नहीं की है। जब शाही वंश के बारे में चर्चा में यूया का जिक्र आता है, तो या तो चुप्पी छाई रहती है या मिस्र की विविधता के बारे में अस्पष्ट बयान दिए जाते हैं जो असल में सवाल का जवाब नहीं देते। लेकिन सवाल यही बना रहता है कि शाही परिवार में शादी करने से पहले यूया कौन थे, उनका परिवार कहां से आया था, और मिस्र उस इकलौती मम्मी की जांच क्यों नहीं करता जिसका डीएनए यह साबित कर सकता है कि शाही वंश उतना शुद्ध मिस्री नहीं था जितना आधिकारिक विवरण में दावा किया गया है। यूया का मकबरा अब तक मिले सबसे समृद्ध मकबरों में से एक था। उनकी मम्मी को असाधारण सावधानी से संरक्षित किया गया था। उनके वंशजों ने मिस्र पर उसके चरम उत्कर्ष के समय शासन किया, लेकिन उनकी उत्पत्ति आज भी एक रहस्य बनी हुई है जिसे मिस्र सुलझाने से इनकार करता है। अखेनातेन, एक ऐसा फराओ जिसकी उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है। अखेनातेन मिस्र के इतिहास में सबसे अधिक अध्ययन किए गए फराओ में से एक हैं और साथ ही सबसे कम समझे जाने वाले फराओ में से भी एक हैं। उनका शासनकाल छोटा, क्रांतिकारी और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा जानबूझकर मिटा दिया गया था। उनका शरीर यदि कभी मिला भी है तो साक्ष्यों की व्याख्या करने वाले व्यक्ति के आधार पर उसकी पहचान बदलती रहती है। केवी 55 के नाम से जानी जाने वाली ममी को मिस्र आधिकारिक तौर पर अखेनातेन के रूप में मान्यता देता है, लेकिन इस पहचान पर एक सदी से अधिक समय से विवाद, संशोधन और प्रश्न उठते रहे हैं। जब 1907 में मकबरे की खोज हुई तो अंदर के अवशेष क्षतिग्रस्त और खराब हालत में थे। शुरुआती जांच में अनुमान लगाया गया कि शव किसी 20 वर्षीय व्यक्ति का था जो अखेनातेन की आयु से बहुत कम था। अखेनातेन ने कम से कम 17 वर्षों तक शासन किया और कई संतानों का पिता था। दशकों तक मिस्रविदों ने इस बात पर बहस की कि क्या केवी 55 अखेनातेन का शव था या उनके संभावित सहशासक स्मेनखारा का या किसी और का, या क्या था। आयु मेल नहीं खा रही थी, भौतिक साक्ष्य अस्पष्ट थे और दफन का संदर्भ भी भ्रामक था। फिर 2010 के डीएनए अध्ययन ने इस बहस को समाप्त कर दिया। आनुवंशिक परीक्षण के अनुसार केवी 55 तुतनखामेन के पिता थे, जिसका अर्थ था कि यह अखेनातेन ही होने चाहिए। मिस्र ने इसे निर्णायक सबूत के तौर पर पेश किया और मामला बंद कर दिया, लेकिन उम्र का मुद्दा कभी हल नहीं हुआ। आधुनिक तरीकों से की गई नई जांचों से बिल्कुल अलग-अलग अनुमान सामने आए हैं। कुछ का मानना है कि अवशेष 40 वर्ष की आयु के किसी व्यक्ति के हो सकते हैं,
जबकि अन्य अभी भी किसी युवा व्यक्ति के होने पर जोर दे रहे हैं। इन विरोधाभासों के प्रति मिस्र की प्रतिक्रिया यह रही है कि वह हर बार चुपचाप अपने कथन को बदल देता है, यह स्वीकार किए बिना कि पिछला निष्कर्ष अनिश्चित था। जब आयु मेल नहीं खाती तो स्पष्टीकरण यह दिया जाता है कि बीमारी या तनाव ने शरीर को अलग अलग तरह से बूढ़ा कर दिया, या प्राचीन मिस्र वासियों के परिपक्व होने की दर अलग अलग थी। अखेनातेन को मिस्र के लिए विशेष रूप से समस्याग्रस्त बनाने वाली बात यह है कि उसका पूरा शासनकाल ही एक अपवाद था। उन्होंने पारंपरिक देवताओं का त्याग कर दिया, राजधानी को एक नए शहर में स्थानांतरित कर दिया जिसे बिल्कुल शून्य से बनाया गया था, और एक ईश्वरवादी धर्म लागू किया जिसे मिस्र ने उनकी मृत्यु के बाद हिंसक रूप से अस्वीकार कर दिया। उनकी कला में उन्हें एक लंबी खोपड़ी, स्त्री जैसे कूल्हे और फूले हुए पेट के साथ दर्शाया गया है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि यह प्रतीकात्मक या शैलीगत था, जबकि अन्य का मानना है कि यह आनुवंशिक विकारों के कारण होने वाली वास्तविक शारीरिक विकृतियों को दर्शाता था। डीएनए अध्ययन में शाही परिवार में वंशानुगत स्थितियों के प्रमाण मिले, लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं हुआ कि अखेनातेन अपने पिता अमेनहोतेप तृतीय से इतने अलग क्यों दिखते थे, या उनकी धार्मिक क्रांति मिस्र की परंपरा से इतनी भिन्न क्यों थी। कुछ शोधकर्ताओं ने दबे स्वर में सुझाव दिया है कि अखेनातेन का अचानक उदय और आमूल चूल परिवर्तन एक ऐसे वंश की ओर इशारा करते हैं जो पूरी तरह से मिस्री नहीं था। संभवतः उनकी दादी मुतेमविया या परदादा यूया के माध्यम से जुड़ा हुआ था, जिनमें से दोनों में विदेशी मूल के संकेत मिलते हैं। मिस्र इस व्याख्या को पूरी तरह से खारिज करता है और जोर देकर कहता है कि अखेनातेन पूरी तरह से मिस्री थे, बस उनकी धार्मिक दृष्टि और कलात्मक पसंद असामान्य थी। लेकिन असामान्य होने से यह स्पष्ट नहीं होता कि उनके उत्तराधिकारियों ने उन्हें इतिहास से मिटाने का प्रयास क्यों किया। अन्य होने से यह स्पष्ट नहीं होता कि स्मारकों से उनका नाम क्यों मिटा दिया गया और उनके शहर को क्यों छोड़ दिया गया। असामान्य होने से यह स्पष्ट नहीं होता कि यदि केबी 55 वास्तव में उन्हीं का है तो उनके शरीर को क्षतिग्रस्त शिलालेखों वाली एक जल्दबाजी में पुनर्निर्मित कब्र में क्यों दफनाया गया। अखेनातेन सिर्फ अलग ही नहीं था, बल्कि किसी न किसी तरह से गलत भी था, ऐसे तरीकों से कि मिस्र उसे पूरी तरह से भुला देना चाहता था, और वह डीएनए जो उसकी गलतियों का कारण बता सकता है, ऐसे नमूनों में बंद है जिनका मिस्र पूरी तरह से विश्लेषण या साझा नहीं करेगा। मम्मी की पहचान लगातार बदलती रहती है, स्पष्टीकरण भी बदलते रहते हैं, और एक बात जो स्थिर है वह है मिस्र का किसी को भी इतनी बारीकी से देखने की अनुमति न देना जिससे कोई भी निश्चित रूप से जान सके। तुतनखामुन का डीएनए पूरी कहानी नहीं थी। 2010 के इस अध्ययन को तुतनखामुन की मृत्यु और वंश के रहस्य का निर्णायक उत्तर बताकर जनता के सामने पेश किया गया था। अखबारों की सुर्खियों में इसे अभूतपूर्व बताया गया। संग्रहालयों ने अपने प्रदर्शनों को अद्यतन किया और वृत्तचित्रों ने इन निष्कर्षों को स्थापित विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन अध्ययन से जो पता चला वह लोगों की धारणा से कहीं अधिक सीमित था। शोध लगभग पूरी तरह से 2 बातों पर केंद्रित था: तुतनखामुन के करीबी परिवार के सदस्यों की पहचान करना और उन आनुवंशिक रोगों का वर्गीकरण करना जो उनकी असामयिक मृत्यु और शारीरिक अक्षमताओं का कारण बन सकते हैं। दोनों लक्ष्य हासिल कर लिए गए। इस अध्ययन से पुष्टि हुई कि उनके पिता केबी 55 में मिली मम्मी थे, उनकी माता उसी व्यक्ति की बहन थीं, और उनके दादा दादी में अमेनहोतेप तृतीय और यूया की पुत्री टिया शामिल थीं। इसमें मलेरिया, कोहलर रोग नामक अस्थि विकार
और क्लब फुट के आनुवंशिक लक्षण भी पाए गए, जो संभवतः उनके कमजोर स्वास्थ्य और लगभग 19 वर्ष की आयु में उनकी असामयिक मृत्यु का कारण बने। इस जानकारी ने उन सवालों के जवाब दिए जिन पर मिस्र के पुरातत्वविदों के बीच दशकों से बहस चल रही थी, और यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन यह पूरी कहानी नहीं थी, और न ही ऐसा होना तय था। इस अध्ययन में जानबूझकर उस बड़े सवाल को नजरअंदाज किया गया जो मिस्र के बाहर के आनुवंशिकीविद लगातार पूछते रहते थे। यह शाही परिवार मूल रूप से कहां से आया था? इस सवाल के जवाब के लिए बिल्कुल अलग तरह के डीएनए विश्लेषण की आवश्यकता है। मम्मियों की आपस में तुलना करने के बजाय आप उनकी तुलना अफ्रीका, भूमध्य सागर, लेवांत, मेसोपोटामिया और अनातोलिया के संदर्भ जनसंख्या समूहों से करते हैं। आधुनिक आनुवंशिक डेटाबेस में इन सभी क्षेत्रों की प्राचीन जनसंख्या समूहों के नमूने मौजूद हैं। शाही मम्मियों का इन डेटाबेस से मिलान करने पर पूर्वजों की उत्पत्ति, प्रवास के पैटर्न और मिस्र की सीमाओं के बाहर के समूहों से आनुवंशिक संबंध सामने आएंगे। यह तकनीक 2010 में मौजूद थी और तब से इसमें और भी अधिक सटीकता आई है। विश्लेषण के लिए अतिरिक्त नमूनों या आक्रामक परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती। इसे पहले से निकाले गए डीएनए का उपयोग करके किया जा सकता था। मिस्र ने ऐसा न करने का विकल्प चुना। अध्ययन के कार्य प्रणाली अनुभाग में यह स्पष्ट किया गया है। शोधकर्ताओं ने अपने विश्लेषण को पारिवारिक संबंधों और रोग संकेतकों तक ही सीमित रखा। जनसंख्या आनुवंशिकी और वंश तुलना स्वीकृत दायरे में शामिल नहीं थे। यह सीमा वैज्ञानिक रूप से आवश्यक नहीं थी। यह शोध शुरू होने से पहले मिस्र के अधिकारियों द्वारा जानबूझकर निर्धारित की गई एक सीमा थी। जब उनसे कारण पूछा गया तो मिस्र ने बताया कि अध्ययन का उद्देश्य चिकित्सा और वंशावली संबंधी था, न कि मानव विज्ञान संबंधी। वंश से संबंधित प्रश्न परियोजना के लक्ष्यों से बाहर माने गए, लेकिन यह तर्क भ्रामक है, क्योंकि किसी शाही परिवार की उत्पत्ति को समझना सीधे तौर पर यह समझने से संबंधित है कि वे कौन थे। आनुवंशिकी को चिकित्सा और वंशानुक्रम श्रेणियों में स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। वही डीएनए जो बीमारी का पता लगाता है, वही वंश का भी पता लगाता है। मिस्र द्वारा वंश विश्लेषण को शामिल करने से इनकार करना यह दर्शाता है कि सरकार जानती थी कि उस डेटा से क्या पता चल सकता है, और उसने इसे न देखना ही सुरक्षित समझा। इस अध्ययन ने पुष्टि की कि तुतनखामुन के माता-पिता आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित थे, जिससे उनकी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण स्पष्ट हुआ। लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं हुआ कि उनके परदादा परदादी कहां से आए थे, या क्या शाही वंश में मिस्र के बाहर की आबादी का कोई महत्वपूर्ण आनुवंशिक प्रभाव था। इन सवालों के जवाब उन नमूनों में मौजूद हैं जिन पर अभी भी मिस्र का नियंत्रण है। डीएनए वहां संरक्षित और सूचीबद्ध है, विश्लेषण की प्रतीक्षा में है, जिसे मिस्र अधिकृत करने से इनकार कर रहा है। 2010 के अध्ययन में जिन विषयों का परीक्षण किया गया था वे गलत नहीं थे। यह जानबूझकर अपूर्ण रखा गया था। इसमें उन सवालों के जवाब दिए गए थे जिनका जवाब मिस्र जानना चाहता था, और उन सवालों से सावधानी पूर्वक परहेज किया गया था जिन्हें मिस्र नहीं चाहता था। व्यापक विज्ञान इस तरह काम नहीं करता। नियंत्रित विज्ञान इस तरह काम करता है, और यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि मिस्र ने दुनिया को जो कहानी सुनाई वह झूठी नहीं थी। यह अभी खत्म नहीं हुआ था। सिंहासन पर विदेशी रक्त। मिस्र का आधिकारिक इतिहास उसके फराव को कूटनीति के उस्ताद के रूप में महिमा मंडित करता है, जिन्होंने प्राचीन विश्व भर के राज्यों के साथ गठबंधन बनाए। शाही विवाहों के माध्यम से मिट्टानी, बेबीलोन और हित्ती साम्राज्य के साथ संधियां संपन्न हुईं। मिस्र की राजकुमारियों को विदेशों में भेजा गया, और विदेशी राजकुमारियां मिस्र आकर
रानी बनी। यह कोई अटकलबाजी या इतिहास का पुनर्लेखन नहीं है। इसका दस्तावेजीकरण राजनयिक पत्राचार में, मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण लेखों में और हजारों वर्षों से सुरक्षित प्राचीन पत्रों में मिलता है। अमेनहोतेप तृतीय ने मिट्टानी की कम से कम 2 राजकुमारियों से विवाह किया था। थुटमोस चतुर्थ ने भी मिट्टानी महिला से विवाह किया, जो उनके उत्तराधिकारी की माता बनी। रामसेस द्वितीय ने एक हिट्टी राजकुमारी से विवाह किया, जिसका स्मरणोत्सव स्मारकों और आधिकारिक घोषणाओं के साथ मनाया गया। ये केवल प्रतीकात्मक विवाह या मामूली राजनीतिक संकेत नहीं थे। इन महिलाओं को महान शाही पत्नी का दर्जा प्राप्त था। वे महल में रहती थीं, उनके बच्चे सिंहासन के उत्तराधिकारी बन सकते थे, और उन्होंने पीढ़ियों तक मिस्र की सत्ता के उत्तराधिकार को आकार दिया। मिस्र संग्रहालय प्रदर्शनियों और ऐतिहासिक समय सारणी में इन सभी बातों को खुले तौर पर स्वीकार करता है। राजनयिक विवाहों को मिस्र की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और परिष्कृत राजनीतिक रणनीति के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन जब बात आनुवंशिकी की ओर मुड़ती है, तो मिस्र का लहजा पूरी तरह बदल जाता है। अचानक उन्हीं विवाहों को सांस्कृतिक रूप से महत्वहीन, आनुवंशिक रूप से अप्रासंगिक या शाही वंश पर सार्थक प्रभाव डालने के लिए बहुत अलग थलग बताया जाने लगा। बुनियादी जांच पड़ताल के सामने यह तर्क धराशायी हो जाता है। यदि एक मिट्टानी राजकुमारी रानी बनती है और उसका पुत्र फराओ बनता है, तो मिट्टानी डीएनए शाही वंश में प्रवेश कर जाता है। यह व्याख्या नहीं है, यह जीव विज्ञान है, और यह एक बार नहीं हुआ। यह घटना सैकड़ों वर्षों तक फैली कई राजवंशों के दौरान बार बार घटी। रोग और वंश का पता लगाने के लिए मिस्र द्वारा उपयोग किए जाने वाले डीएनए विश्लेषण का उपयोग करके आनुवंशिक प्रभाव स्पष्ट और आसानी से पहचाना जा सकता है। यदि मिस्र ने खोजबीन की होती, तो शाही ममियों में लेवेंटाइन, अनातोलियन और मेसोपोटामियन आबादी के मार्कर स्पष्ट रूप से दिखाई देते। लेकिन मिस्र इस विश्लेषण को करने से इनकार करता है और स्वतंत्र रूप से ऐसा करने के इच्छुक बाहरी शोधकर्ताओं को रोकता है। इसका स्पष्टीकरण हमेशा अस्पष्ट होता है। अधिकारी कहते हैं कि वंश तुलना राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, या इससे गलत व्याख्या का खतरा है, या यह प्राचीन मिस्र की सांस्कृतिक पहचान का अपमान करता है। वे यह नहीं बताते कि मिस्र के फराओ राजाओं के विदेशी वंश को साबित करना अपमानजनक क्यों होगा, खासकर तब जब मिस्र स्वयं इस विवाह को स्वीकार करता है। यह विरोधाभास स्पष्ट है। मिस्र प्राचीन विश्व से जुड़े एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति होने का श्रेय चाहता है, लेकिन साथ ही वह इस धारणा को भी बनाए रखना चाहता है कि उसका शाही वंश आनुवंशिक रूप से शुद्ध और विशिष्ट रूप से मिस्री बना रहा। विदेशी कुलीनों के साथ सदियों से चले आ रहे अंतर्विवाहों के बावजूद ये दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती। या तो शाही परिवार अलग थलग रहा और उसने महत्वपूर्ण आनुवंशिक मिश्रण से परहेज किया, जो राजनयिक विवाहों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के विपरीत होगा, या फिर उन्होंने विदेशियों से विवाह किया जिनके डीएनए शाही वंश का हिस्सा बन गए, जो आनुवंशिक परीक्षण में सामने आ जाते। मिस्र ने इन विवाहों का जश्न मनाते हुए इनके जैविक परिणामों को नकारने का विकल्प चुना है, और यह रुख तभी समझ में आता है जब सरकार डीएनए से साबित होने वाली वास्तविक बातों से डरती हो। विदेशी रानियां अस्तित्व में थीं, उनके बच्चों ने शासन किया, और मिस्र के सबसे प्रसिद्ध फराओ राजाओं की रगों में उनका रक्त बहता था। मिस्र इस इतिहास को नकारता नहीं है, बल्कि वह इस इतिहास के आनुवंशिक अर्थों की पुष्टि करने से इनकार करता है, और यह इनकार किसी भी डीएनए परीक्षण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रमाण मौजूद हैं,
पत्थरों पर अंकित हैं और शाही कब्रों में संरक्षित हैं। मिस्र विज्ञान को उस बात की पुष्टि करने नहीं दे रहा है जो ऐतिहासिक अभिलेखों में पहले से ही सिद्ध हो चुकी है। स्वतंत्र परीक्षण अभी भी क्यों बाधित है? 2010 में अध्ययन प्रकाशित होने के बाद से दुनिया भर के विश्वविद्यालयों और आनुवंशिक संस्थानों के दर्जनों स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने अद्यतन डीएनए तकनीक का उपयोग करके शाही मम्मी का पुनः परीक्षण करने के लिए औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत किए हैं। हर एक अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है। मिस्र द्वारा दिए गए कारण इस बात पर निर्भर करते हैं कि कौन पूछ रहा है और उस समय राजनीतिक माहौल कैसा है, लेकिन जवाब हमेशा एक ही होता है, न पहुंच, न नमूने, न ही स्वतंत्र सत्यापन। कभी कभी इसका कारण तकनीकी होता है। मिस्र का कहना है कि मम्मी अतिरिक्त परीक्षण के लिए बहुत नाजुक हैं, जबकि आधुनिक डीएनए निष्कर्षण के लिए इतने छोटे नमूनों की आवश्यकता होती है कि वे मुश्किल से दिखाई देते हैं और अवशेषों को कोई संरचनात्मक क्षति नहीं पहुंचाते। अन्य समय में इसका औचित्य सांस्कृतिक होता है। अधिकारियों का दावा है कि आगे की जांच मृतकों का अपमान करेगी और शाही समाधि की पवित्रता का उल्लंघन करेगी, जबकि उन्हीं मम्मियों को हर साल लाखों पर्यटकों द्वारा फोटो खींचने के लिए कांच के बक्सों में प्रदर्शित किया जाता है। जब शोधकर्ताओं ने गैर आक्रामक तरीकों का उपयोग करने या 2010 के अध्ययन के दौरान पहले से निकाले गए नमूनों के साथ ही काम करने का प्रस्ताव रखा, तो मिस्र ने अपना तर्क बदल दिया। उनका कहना था कि ये नमूने मिस्र के हैं और इन्हें विदेशी प्रयोगशालाओं के साथ साझा करने से सांस्कृतिक विरासत पर राष्ट्रीय संप्रभुता कमजोर होगी। इस तरह से वैज्ञानिक प्रश्न को राजनीतिक प्रश्न में बदल दिया जाता है, जो कि मिस्र की चाहत के अनुरूप है, क्योंकि राजनीतिक विवादों में सबूत या पारदर्शिता की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें केवल सत्ता चाहिए होती है, और इस मामले में सारी शक्ति मिस्र के पास है। यह सरकार मम्मी, नमूनों, परमिटों और उस कानूनी ढांचे को नियंत्रित करती है जो यह तय करता है कि किसे और किन शर्तों के तहत इन तक पहुंच मिलेगी। स्वतंत्र सत्यापन, जो वैध विज्ञान की सबसे बुनियादी आवश्यकता है, तब असंभव हो जाता है जब एक सरकार प्रक्रिया के हर चरण को नियंत्रित करती है और बाहरी भागीदारी से इनकार करती है। कुछ शोधकर्ताओं ने समझौता करने की कोशिश की है। उन्होंने मिस्र के वैज्ञानिकों के साथ सहयोग करने, सभी परीक्षण मिस्र की सुविधाओं में करने, प्रकाशन से पहले निष्कर्ष साझा करने और हर चरण में मिस्र की निगरानी को स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया है। मिस्र ने अभी तक इनकार कर दिया है। अन्य लोगों ने केवल 2010 के अध्ययन से प्राप्त कच्चे आनुवंशिक डेटा तक पहुंच का अनुरोध किया है, यह तर्क देते हुए कि नई कंप्यूटेशनल विधियों का उपयोग करके पुनर्विश्लेषण करने के लिए मम्मी को छूने या नए नमूने निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। मिस्र भी वह डेटा जारी नहीं करेगा। अधिकारियों का कहना है कि यह राष्ट्रीय अभिलेखागार में सुरक्षित है और संवेदनशील सांस्कृतिक सामग्री तक पहुंच को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों के तहत संरक्षित है। लेकिन आनुवंशिक अनुक्रमण डेटा कोई भौतिक वस्तु नहीं है। यह डिजिटल जानकारी है जिसे मिस्र से कुछ भी हटाए बिना दुनिया भर के शोधकर्ताओं के साथ तुरंत साझा किया जा सकता है। इसे साझा करने से इनकार करना यह दर्शाता है कि मिस्र मम्मियों की रक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि उस कहानी की रक्षा कर रहा है जिसका ये मम्मियां खंडन कर सकती हैं। इस मामले को और भी चिंताजनक बनाने वाली बात यह है कि 2010 के बाद से हुए वैज्ञानिक विकास ने वंश विश्लेषण को 15 साल पहले की तुलना में कहीं अधिक सटीक और कम कष्टदायक बना दिया है। उस समय मौजूद न होने वाली तकनीक अब खराब हो चुके नमूनों से भी विस्तृत जनसंख्या आनुवंशिकी निकाल सकती है और असाधारण सटीकता के साथ महाद्वीपों में वंशों का पता लगा सकती है। मिस्र कल ही अद्यतन परीक्षण को मंजूरी दे सकता है,
और शाही वंश से जुड़े हर सवाल का निर्णायक जवाब पा सकता है। यदि फराओ पूरी तरह से मिस्री थे और उनमें विदेशी वंश का कोई खास प्रभाव नहीं था, तो आंकड़े इस बात को निर्विवाद रूप से साबित कर देंगे। लेकिन मिस्र परीक्षण की अनुमति नहीं दे रहा है और इस इनकार से एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है। अगर छिपाने जैसा कुछ नहीं है, तो सत्यापन को क्यों रोका जा रहा है? यह पैटर्न स्पष्ट है। अनुरोध अस्वीकार कर दिए जाते हैं। शोधकर्ताओं को स्वतंत्र पुष्टि के बिना 2010 के निष्कर्षों को स्वीकार करने के लिए कहा जाता है। जो कोई भी अत्यधिक दबाव डालता है, उसे चुपचाप भविष्य के उत्खननों से बाहर कर दिया जाता है और असंबंधित कार्यों के लिए परमिट देने से इनकार कर दिया जाता है। संदेश स्पष्ट है, या तो मिस्र की कहानी को स्वीकार करो या फिर पूरी तरह से संपर्क खो दो। विज्ञान इस तरह काम नहीं करता। सरकारें इसी तरह उन सूचनाओं को नियंत्रित करती हैं जिन्हें वे दूसरों को देखने देने से डरती हैं। प्रकाशन के बाद की चुप्पी। 2010 के डीएनए अध्ययन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरने के बाद मिस्र ने और अधिक शोध आने का वादा किया था। आगे के अध्ययनों का जिक्र किया गया, विस्तृत विश्लेषण का संकेत दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि अतिरिक्त मम्मी का परीक्षण किया जाएगा और काम जारी रहेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि शाही मम्मी के डीएनए पर चल रहा शोध पूरी तरह से रुक गया। इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनुवर्ती अध्ययन प्रकाशित नहीं हुआ। विस्तृत वंश विश्लेषण सामने नहीं आया। काम को जारी रखने का वादा आधिकारिक बयानों से चुपचाप गायब हो गया। 2012 तक, मूल अध्ययन के 2 साल बाद, मिस्र के बाहर के शोधकर्ताओं ने यह पूछना शुरू कर दिया कि अगला चरण कब शुरू होगा। जवाब अस्पष्ट थे। उन्हें बताया गया कि वित्त पोषण संबंधी समस्याएं हैं, तकनीकी देरी है। मिस्र के पुरातत्व मंत्रालय में प्राथमिकताओं में बदलाव हो रहा था, लेकिन असली समस्या धन की नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों ने अतिरिक्त शोध में सहयोग देने में रुचि दिखाई थी। तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही थी, जिससे काम पहले के अध्ययन की तुलना में आसान और सस्ता हो गया था। रुकावट विज्ञान की नहीं, बल्कि अनुमति की थी। 2010 की परियोजना में शामिल कुछ अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने शाही वंश के बारे में सार्वजनिक चर्चाओं से खुद को दूर करना शुरू कर दिया। साक्षात्कार आयोजित करना कठिन हो गया। सम्मेलनों में प्रस्तुतियां ममीकरण तकनीकों और दफन प्रथाओं जैसे सुरक्षित विषयों पर केंद्रित हो गईं। कुछ वैज्ञानिक, जो व्यापक जनसंख्या विश्लेषण की आवश्यकता पर मुखरता से जोर दे रहे थे, अचानक चुप हो गए। जब उनसे आगे के शोध के बारे में सीधे तौर पर पूछा गया, तो उनकी प्रतिक्रियाएं सतर्क और टालमटोल वाली हो गईं। इस तरह की चुप्पी संयोगवश नहीं होती। ऐसा तब होता है जब लोगों को यह एहसास होता है कि खुलकर बोलने के पेशेवर परिणाम हो सकते हैं। मिस्र दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक तक पहुंच को नियंत्रित करता है। वहां काम करने के इच्छुक शोधकर्ता, जिन्हें खुदाई या अध्ययन के लिए परमिट की आवश्यकता होती है, समझते हैं कि मिस्र के अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना उनके करियर के लिए आवश्यक है। मिस्र के शाही डीएनए अनुसंधान के दृष्टिकोण की आलोचना करना या स्वतंत्र परीक्षण के लिए अत्यधिक दबाव डालना उस पहुंच को खोने का एक त्वरित तरीका है। इसलिए बातचीत का रुख बदल गया। अनुवर्ती अध्ययनों की मांग करने या यह सवाल उठाने के बजाय कि वंश विश्लेषण कभी पूरा क्यों नहीं हुआ, शोधकर्ताओं ने 2010 के अध्ययन को व्यापक और पर्याप्त के रूप में प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। मीडिया अन्य खबरों की ओर मुड़ गया। जनता की दिलचस्पी कम हो गई और बिना किसी के मुखर सार्वजनिक विरोध के मिस्र का कथा पर नियंत्रण और मजबूत हो गया। कुछ स्वतंत्र वैज्ञानिकों ने असहज सवाल पूछना जारी रखा, लेकिन उन्होंने ऐसा चुपचाप अकादमिक लेखों में
सावधानी पूर्वक भाषा का प्रयोग करते हुए किया, जिससे प्रत्यक्ष आरोपों से बचा जा सके। उन्होंने प्रकाशित आंकड़ों में मौजूद कमियों की ओर इशारा किया। उन्होंने हैप्लोग्रुप विश्लेषण के अभाव को उजागर किया। उन्होंने सुझाव दिया कि तुलनात्मक जनसंख्या आनुवंशिकी से निष्कर्षों को मजबूती मिलेगी, लेकिन उन्होंने मिस्र पर जानबूझकर दमन का आरोप नहीं लगाया, क्योंकि ऐसा आरोप उनके करियर को समाप्त कर सकता था। मिस्र को किसी को सीधे तौर पर धमकाने या औपचारिक चेतावनी जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। व्यवस्था स्वयं ही विनियमित है। मिस्र में काम करना जारी रखने के इच्छुक शोधकर्ता जल्दी ही जान जाते हैं कि किन विषयों पर चर्चा स्वीकार्य है और किन सवालों को खुलकर पूछना खतरनाक है। स्वनिषेध किसी भी आधिकारिक दमन से कहीं अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि बाहर से देखने पर यह नियंत्रण जैसा नहीं लगता। यह सहमति जैसा प्रतीत होता है, लेकिन यह सहमति नहीं है, यह मौन है। शोध इसलिए समाप्त नहीं हुआ क्योंकि सवालों के जवाब मिल गए थे। यह इसलिए समाप्त हुआ क्योंकि सवाल इतने असहज हो गए थे कि उन्हें पूछने की शक्ति रखने वाले लोगों ने फैसला किया कि आगे पूछने में कोई फायदा नहीं है, और इसलिए डीएनए बिना जांच और विश्लेषण के सुरक्षित रखा हुआ है, जिसमें ऐसे जवाब छिपे हैं जिन्हें मिस्र ने दुनिया को न बताने का फैसला किया है। इतिहास पत्थरों पर उकेरा गया है, खून से नहीं। मिस्र ने हजारों वर्षों तक अपने इतिहास को अपने नियंत्रण में रखा है। फराओ शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर इतिहास को फिर से लिखा, उन पूर्वजों के नाम मिटा दिए जिन्हें वे भुला देना चाहते थे, और अपनी उपलब्धियों को पत्थरों पर उकेर कर अमर कर दिया। चित्रलिपि को संपादित किया जा सकता था, स्मारकों का पुनर्उपयोग किया जा सकता था। अखेनातेन जैसे असुविधाजनक शासकों को इस हद तक मिटाया जा सकता था कि बाद की पीढ़ियों को उनके अस्तित्व का पता भी न चले। मानव इतिहास के अधिकांश समय तक इस प्रकार का नियंत्रण कारगर रहा। फराओ शासकों ने तय किया कि भविष्य में क्या याद रखा जाएगा, और पत्थर ही एकमात्र महत्वपूर्ण अभिलेख था। लेकिन डीएनए को प्रचार से कोई लेना देना नहीं है। यह राजनीतिक विचारों या राष्ट्रीय पहचान का सम्मान नहीं करता। इसे आधुनिक सोच के अनुरूप ढालने के लिए तराशा या फिर से लिखा नहीं जा सकता। खून पत्थर से अलग कहानी कहता है, और यही कारण है कि मिस्र किसी को भी इसे पढ़ने नहीं देता। 2010 के अध्ययन ने दुनिया को जिज्ञासा शांत करने के लिए पर्याप्त जानकारी दी, लेकिन मिस्र के अतीत के बारे में उसकी पसंदीदा धारणा को जटिल बनाने वाली कोई भी बात उजागर नहीं की। बीमारियों की पुष्टि हुई, पारिवारिक संबंधों का पता लगाया गया, कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रकाशित किए गए, लेकिन वे गहरे सवाल जो वास्तव में यह समझने के लिए मायने रखते हैं कि फराओ वास्तव में कौन थे, जानबूझकर अनुत्तरित रखे गए हैं। शाही वंश की उत्पत्ति कहां से हुई? सदियों से चले आ रहे राजनयिक विवाहों के माध्यम से विदेशी वंश का कितना प्रभाव पड़ा? यूया और अखेनातेन जैसे व्यक्तियों के आनुवंशिक चिह्न मिस्र के आसपास की सभ्यताओं से संबंध के बारे में वास्तव में क्या बताते हैं? इन सवालों के जवाब मिस्र के भंडारण केंद्रों में रखे नमूनों में मौजूद हैं। डीएनए निकाल लिया गया है, इसके विश्लेषण की तकनीक मौजूद है। अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ता इस काम को करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं। अनुमति का अभाव है, और अनुमति ही मौन और सत्य के बीच एकमात्र बाधा है। मिस्र द्वारा स्वतंत्र परीक्षण या व्यापक वंश विश्लेषण को अधिकृत करने से इनकार करना मृतकों के प्रति सम्मान का मामला नहीं है। यह इस बात को नियंत्रित करने के बारे में है कि जीवित लोगों को क्या जानने की अनुमति है। यह इनकार जितना लंबा चलेगा, उतना ही स्पष्ट होता जाएगा कि मिस्र अपनी विरासत की रक्षा नहीं कर रहा है। वह एक ऐसी कहानी की रक्षा कर रहा है जिसका आनुवंशिक प्रमाण खंडन कर सकता है।
और मिस्र जिस कहानी पर जोर देता है वह स्पष्ट है। फराओ पूरी तरह से मिस्री थे। उन पर किसी भी महत्वपूर्ण विदेशी प्रभाव का कोई जिक्र नहीं था जिसे स्वीकार किया जा सके या जिसकी जांच की जा सके। लेकिन इतिहास कुछ और ही कहता है। राजनयिक विवाह हुए, विदेशी रानियों ने शासन किया, मिश्रित वंश के बच्चों को सिंहासन विरासत में मिला। सवाल सिर्फ इतना है कि डीएनए में उस मिश्रण का कितना असर दिखता है। और मिस्र ने पिछले 15 सालों से यह सुनिश्चित करने में लगाम लगाई है कि किसी को इसका पता न चले। सबूत मौजूद हैं, मम्मी गायब नहीं हुई हैं, नमूने उपयोग के लायक बने हुए हैं। विज्ञान का कोई अंत नहीं है। जिस चीज की कमी है वह है ईमानदारी। ऐसी ईमानदारी जो नौकरशाही के इनकार और राष्ट्रवादी कथात्मक नियंत्रण की परतों के नीचे दबने के बजाय असहज सच्चाइयों की पड़ताल करने की अनुमति देती है। स्टोन झूठ बोल सकता है, स्मारक भ्रामक हो सकते हैं, आधिकारिक इतिहास को कुछ तथ्यों पर जोर देने और दूसरों को मिटाने के लिए सावधानीपूर्वक संपादित किया जा सकता है, लेकिन डीएनए कभी नहीं भूलता। यह राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से खुद को नहीं बदलता। यह बस वहीं बैठा रहता है, इंतजार करता रहता है, उन सच्चाइयों को अपने अंदर समेटे हुए है जिन्हें मिस्र ने पुष्टि करने के लिए बहुत खतरनाक माना है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि डीएनए क्या दिखाएगा, सवाल यह है कि मिस्र किसी को भी सच्चाई जानने देने से इतना डरता क्यों है। अगर वाकई छिपाने जैसा कुछ नहीं है, अगर फराओ सचमुच उतने ही शुद्ध मिस्री थे जितना आधिकारिक कहानी में बताया गया है, तो सच्चाई की पुष्टि का स्वागत किया जाना चाहिए, न कि उससे डरना चाहिए। लेकिन मिस्र लगातार इनकार कर रहा है और यह जवाब आपको सब कुछ बता देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए अगले वीडियो पर क्लिक करें।